सॉल्युबिलिटी टर्म्स को और आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सेकंड इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बच्चों पहले हम इसको लिखते हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एवरी सॉल्यूट can dissolve in a given solvent only those solutes dissolve in a given solvent whose nature and intermolecular force is same। क्या इसका मतलब हुआ बच्चों? आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। एवरी सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट only those solute dissolve in a given solvent whose nature and intermolecular force is same। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नॉन पोलर सॉल्यूट होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्यूट, बच्चों ये दो टर्म्स आपको पहले समझना है। मैं पहले आपको इसको यहां समझाता हूं। पोलर 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 टर्म पोल से बना है। पोल मतलब चार्ज, पोल मींस चार्ज, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। बच्चों जैसे NaCl, NaCl में आपको पता है सोडियम कैरी पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन कैरी नेगेटिव चार्ज। देयरफॉर दिस NaCl इज कॉल्ड पोलर सॉल्यूट, पोलर कंपाउंड, पोलर सॉल्यूट। जनरली हम लोग NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। NaCl हमारा सॉल्यूट होगा, वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। बट एक कैसा सॉल्यूट है? इट इज ए पोलर सॉल्यूट। क्यों इसको पोलर सॉल्यूट कहेंगे? क्योंकि सोडियम क्लोराइड पे चार्ज है, पोल पे, पोल मींस चार्ज, Na+Cl-। H2O बच्चों आपको पता है H कैरी पॉजिटिव चार्ज, OH कैरी नेगेटिव चार्ज। देयरफॉर H2O इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। देखो बच्चों इस टर्म को समझने से पहले आप लोग इस टर्म से परिचित हो लें। पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? NaCl इज ए पोलर सॉल्यूट, H2O इज ए पोलर सॉल्वेंट। बच्चों NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? बिकॉज दोनों का नेचर सेम, दोनों पोलर नेचर का है। दोनों के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो नेचर है वो सेम है। Therefore NaCl easily dissolve in water, easily dissolve in water। Only those solute dissolve in a given solvent whose nature and intermolecular force is same। बच्चों जैसे हम लोग देखते हैं नेफ्थलीन एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्यूट। बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है कैमरा में? मैं चेक कर ले रहा हूं। ओके, नेफ्थलीन इज ए नॉन पोलर सॉल्यूट। क्या हम इस नॉन पोलर सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट इज ए नॉन पोलर, वेयर वाटर इज ए पोलर सॉल्यूट। दोनों का नेचर सेम नहीं, दोनों अपोजिट नेचर का है। देयरफॉर नेफ्थलीन इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। आप इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों का नेचर सेम नहीं है। हम नेफ्थलीन को बेंजीन में डिसॉल्व कर सकते हैं। बेंजीन इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट।
देखो बच्चों, आपके सामने मैं दो एग्जांपल लिया। NaCl डिजॉल्व इन वाटर। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई NaCl डिजॉल्व इन वाटर, आप इसका क्या जवाब दोगे? बिकॉज दोनों का नेचर सेम है, दोनों पोलर नेचर का है, एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएगा। सिमिलर नेफ्थलीन डिजॉल्व इन बेंजीन। क्यों डिजॉल्व है? बिकॉज दोनों का नेचर सेम है, दोनों नॉन पोलर नेचर का। आप अगर नेफ्थलीन को वाटर में डिजॉल्व करोगे, नहीं होगा। आप NaCl को बेंजीन में डिजॉल्व कराओगे, नहीं डिजॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग। क्लियर? तो ये टर्म पोलर एंड नॉन पोलर शायद आपको समझ में आ गया है। सो आई एम गोइंग टू रब इट। क्लियर? ओके। तो हमारा क्या सेंटेंस है? एवरी सॉल्यूट कांट डिजॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट, ओनली दोज सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट व्हिच नेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज सेम। इट मींस दैट, इसका मतलब हुआ, इट मींस दैट पोलर सॉल्यूट अभी मैं आपको बताया है पोलर सॉल्यूट क्या होता है। डिजॉल्व इन पोलर सॉल्यूट, whereas non-polar solute dissolve in non-polar solvent। बच्चों, यहां जो मैं सॉल्यूट ले रहा हूं, सॉल्यूट वो सॉलिड है, और हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है? लिक्विड है। ये ध्यान में आपको रखना है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये ध्यान रखना है आपको, ये जो सॉलिड है आपका ये सॉल्यूट होगा, और ये जो लिक्विड है ये आपका सॉल्वेंट है। जनरली वाटर सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आप जानते हो। तो क्लियर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो नाउ आई एम गोइंग टू डू इट। चलो इस एग्जांपल को जरा और क्लियर करते हैं। मान लो हमारा सॉल्यूट है, मैं कुछ सॉलिड का एग्जांपल ले रहा हूं, NaCl, K2SO4, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन। बच्चों ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नैफ्थलीन, एंथ्रासीन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज नॉन पोलर। बच्चों ये नॉन पोलर सॉल्यूट हम इसको मानते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं, इट इज नॉन पोलर सॉल्यूट, बट NaCl इज ए पोलर सॉल्यूट। पोलर सॉल्यूट। K2SO4 इज ए पोलर सॉल्यूट। पोलर सॉल्यूट क्यों कहते हैं? बिकॉज पोटेशियम कैरी प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम कैरी पॉजिटिव चार्ज, SO4 कैरी नेगेटिव चार्ज। चार्ज, पोल मींस चार्ज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पोलर सॉल्यूट। अच्छा, अगर मैं यहां सॉल्वेंट लेता हूं, ध्यान से देखना, ये तो सॉल्यूट हो गया। अगर मेरा यहां सॉल्वेंट अगर मेरा पोलर है, सॉल्वेंट बच्चों अगर आपका, हम दो तरह का सॉल्वेंट ले रहे हैं, एक पोलर और एक ले रहे हैं नॉन पोलर। पोलर, नॉन पोलर। बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है? अब भी मैं चेक कर ले रहा हूं। चलो, दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर रहा हूं। आप लोग इस बॉक्स को समझिए। सपोज करो कि मेरा जो सॉल्वेंट है बच्चों, एक सॉल्वेंट मेरा पोलर है, जैसे वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा सॉल्वेंट हमारा नॉन पोलर है। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल मैंने आपको बच्चे बताया है क्या होता है। जैसे वाटर है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल आप जानते हो बेंजीन है। अब हमको बताओ, ये जो NaCl है किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा? वाटर में डिसॉल्व करेगा या बेंजीन में डिसॉल्व करेगा? बच्चों NaCl पोलर सॉल्यूट है। पोलर सॉल्यूट विल ऑलवेज डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट हमारा कौन है? वाटर है, तो इसमें डिसॉल्व करेगा, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करेगा। सिमिलरली K2SO4 इट इज ए पोलर सॉल्यूट, ये हमारा वाटर में डिसॉल्व करेगा बिकॉज वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, लेकिन ये इसमें डिसॉल्व नहीं करेगा।
सिमिलरली बच्चों नेफ्थलीन इज ए नॉन पोलर सॉल्यूट। नॉन पोलर सॉल्यूट नेवर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। इसमें डिजॉल्व नहीं करेगा, यहां ये डिजॉल्व करेगा। एंथ्रासिन नॉन पोलर सॉल्यूट, ये भी यहां डिजॉल्व नहीं करेगा, इट डिजॉल्व हियर। बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं लाइक डिजॉल्व लाइक, देखो एक टर्म दैट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लाइक डिजॉल्व लाइक, बट इट मींस polar solute dissolve in polar solvent whereas non polar solute dissolve in non polar solvent। बच्चों एक साल एक क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा था, एक्सप्लेन द टर्म लाइक डिजॉल्व लाइक। क्लियर हो गया? लाइक डिजॉल्व लाइक मींस पोलर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? तो आप लोग इस बॉक्स को बना ले। चलिए इसको साफ साफ लिख लीजिए। बच्चों यहां पर मैं आपको नोट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। कुछ नॉन पोलर सम नॉन पोलर सॉल्यूट dissolve in water, dissolve in water due to hydrogen bond। बच्चों कुछ ऐसे नॉन पोलर सॉल्यूट हैं, कुछ इनसे बहुत few एग्जांपल्स इसके हैं जो कि हमारा वाटर में डिजॉल्व कर जाता है। तो वहां पर उसका कारण क्या है? वहां पर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां इस टॉपिक को मैं डिटेल्स में आपको डिस्कस करूंगा। यहां आप ध्यान रखना कुछ नॉन पोलर सॉल्यूट, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे कौन से नॉन पोलर सॉल्यूट हैं जो वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में शुगर। क्या बच्चों चीनी को तो आप पानी में घोल लेते हो, चीनी इज नॉन पोलर सॉल्यूट, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। क्यों डिजॉल्व हो जाता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। एसिड, अल्कोहल, बच्चों ये सारे जो सॉल्यूट हैं ये वाटर में डिजॉल्व करते हैं। इसका आपसे अगर पूछे कि ये सब नॉन पोलर सॉल्यूट होने के बावजूद भी एक पोलर सॉल्वेंट वाटर में क्यों डिजॉल्व हो जाता है, तो इसका जवाब आपको देना है सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन के बॉन्ड के कारण ये दोनों आपस में बंध जाते हैं, जिसके कारण ये आसानी से एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं। इस पॉइंट को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं नोट में आपको यहाँ पर मेंशन किया है, आप लोग इसे लिखिए। बच्चों हमको यहां डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसी भी सॉलिड का जब हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व कराते हैं तो उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड की सॉलिडिटी लिक्विड में बढ़ेगी या घटेगी, हम लोग को यहां पे डिस्कस करना है। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन में अंतर बताना चाहेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन? इस दोनों में बच्चों डिसोल्यूशन क्या टर्म है? क्या आप समझते हैं डिसोल्यूशन टर्म से? When solute is added to a solvent and its concentration is increases, then the process is called dissolution। घुलना, डिसोल्यूशन। अगर हम किसी सॉल्यूट को, यहां बच्चों हमारा सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है। अगर हम किसी सॉल्वेंट लिक्विड में अगर डालते हैं और वो अगर उसमें डिसॉल्व हो रहा है
तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन। एट द सेम टाइम ड्यू टू solute interaction, some solute particle escape out from solution. This process is called crystallization. बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस। बच्चों हम क्या करना चाहते हैं? जब हम लोग किसी सॉल्यूट को जब हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर दो तरह का प्रोसेस होगा। हमारा बनेगा क्या? सॉल्यूशन। ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन, और ये जो बैकवर्ड प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? ये आपको समझना है। जब भी हम लोग किसी सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो दो तरह का प्रोसेस हो सकता है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। दोनों में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, घुल रहा है, ऐसा समय आएगा कि घुलना बंद हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगा वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा। डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। उसी इक्वेशन को मैं आपके सामने यहां दिखा रहा हूं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, और इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे दो तरह का प्रोसेस है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? बच्चों आप जानते हो कि जैसे आइस है, आइस से क्या बनता है? आइस से बनता है वाटर। थोड़ा सा और हम लोग इसको डिटेल, इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 में, खैर उसकी एक अलग केमिस्ट्री है। यहाँ हम लोग थोड़ा सा आपको मैं इक्विलिब्रियम का आइडिया देता हूँ। आइस से वाटर बनना, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? मेल्टिंग। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। एट द सेम टाइम वाटर से भी आइस बनता है। इस प्रोसेस को बच्चों को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रीजिंग। देखो बच्चों, मेल्टिंग और फ्रीजिंग में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। तब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा जिस रेट से आइस वाटर में चेंज हो रहा है। अगर उसी रेट से वाटर आइस में चेंज होने लगे तो वो जो सिचुएशन होता है, वो जो स्टेज होता है, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम के बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप यहां समझने की कोशिश कीजिए। अगर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है तो वहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो शायद आपको डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इस टॉपिक को हम लोग को यहां समझना है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। बच्चों इसको हम लोग दो हेडिंग में पढ़ेंगे। केस नंबर 1, if dissolution process is endothermic। क्या होता है बच्चों एंडोथर्मिक? वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, वैसे प्रोसेस, वैसे रिएक्शन को लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। बच्चों कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिसको आप सॉल्वेंट में डालेंगे तो हीट एब्जॉर्ब होता है। ऐसे कौन कौन से सॉल्यूट होते हैं बच्चों? जैसे इसी एग्जांपल में हम लोग देखते हैं शुगर, सॉल्ट। अगर आप इन सारे सॉल्यूट को किसी
सॉल्वेंट में डालेंगे तो आपका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होगा। देखो इट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। ये सारे सॉल्यूट जो होते हैं, शुगर, सॉल्ट, तो इस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, चलो इसको देखते हैं, समझते हैं। बच्चों हमारा सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, हमारा फॉरवर्ड प्रोसेस जो है वो डिसोल्यूशन है, और बैकवर्ड प्रोसेस हमारा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। ये सॉल्यूशन बन रहा है, सपोज हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम लोग माइनस हीट का साइन लेंगे। इंडोथर्मिक के केस में हीट का साइन यहाँ माइनस लेंगे। बच्चों इस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर हमारा सॉल्यूट जो है बच्चों ये सॉलिड है और हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या ये सॉलिड इस लिक्विड में ज्यादा घुलेगा या कम घुलेगा, हमको इसको डिस्कस करना है। बच्चों व्हेन टेम्परेचर is increases, then reaction moves towards forward direction. It means that more and more amount of solute dissolved in liquid. बच्चों कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस सॉलिड का उस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बच्चों आप जानते हो, जैसे अभी हम आपको एग्जांपल दिए हैं चीनी, नमक, अगर आप इसको पानी में डाल दो और नीचे से गर्म कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या होगा, ज्यादा घुलेगा या कम घुलेगा, ज्यादा घुलेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों? दो चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। बच्चों यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडोथर्मिक है, यहाँ पर जो आपका डिसोल्यूशन है इंडोथर्मिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डिसोल्यूशन इज इंडोथर्मिक। हम लोग इस कैटेगरी को भी डिस्कस कर रहे हैं जब डिसोल्यूशन हमारा इंडोथर्मिक हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडोथर्मिक। बच्चों इस डायरेक्शन इधर इंडोथर्मिक, बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक। बच्चों यहाँ दो डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है दैट इज इंडोथर्मिक, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज एक्सोथर्मिक। बच्चों अगर हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा फेवरेबल होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस क्या, डिसोल्यूशन प्रोसेस ज्यादा फेवरेबल होगा, तो ज्यादा से ज्यादा सॉलिड जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। बच्चों ऐसा क्यों होता है, फॉरवर्ड प्रोसेस ही फेवरेबल क्यों होता है? इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, आपको ध्यान में होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। ये प्रिंसिपल क्या करता था, ये प्रिंसिपल क्या करता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, देखो बच्चों इसको ऐसे समझो, मान लो कि ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर को मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पर एक मैं टैप लगा दिया, बंद कर दिया इसको यहाँ से, और इसमें हमने वाटर को निकाला, इसमें वाटर कर दिया। अगर मैं इस टैप को यहाँ से हटाऊंगा तो इसमें से वाटर इसमें मूव करेगा, वाटर यहाँ आएगा। बच्चों एक ऐसा सिचुएशन, मान लो ये टैप को मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से इसको मैंने हटा दिया, तो क्या होगा, वाटर का फ्लो शुरू होगा, वाटर इस बीकर से इस बीकर में मूव करेगा। एक ऐसा समय आएगा कि दोनों का वाटर का लेवल बराबर होगा। बच्चों अगर दोनों बीकर का वॉल्यूम अगर सेम है तो ये, बच्चों इस सिचुएशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। जिस रेट से कंटेनर 1 का वाटर इसमें जा रहा है, उसी रेट से अगर इसका वाटर इसमें आएगा, ये जो सिचुएशन होता है दैट सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम।
बच्चों इस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। सपोज करो अगर आप इस कंटेनर में वाटर को ऐड करोगे तो बताओ इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? यहाँ पानी बढ़ेगा तो पानी का फ्लो, वाटर का फ्लो इस कंटेनर में होगा, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग बैकवर्ड डायरेक्शन। बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर आप इस कंटेनर में पानी डालेंगे तो हमारा वाटर का फ्लो किधर होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा सपोज करो कि मैं इस कंटेनर में अगर वाटर को डालूंगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो आप अगर इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीस्टोर करने के लिए वो किसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। इसी प्रिंसिपल को हम लोग बच्चों कहते हैं ली चैटेरिय प्रिंसिपल, जो कि डिटेल्स में क्लास लेवल बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों, यहाँ फिर टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जिधर हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब किस डायरेक्शन में कर रहा है? डिसोल्यूशन के डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। देयरफॉर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड की सॉल्युटी लिक्विड में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर? दूसरा केस नंबर 2 बच्चों, डिसोल्यूशन, इसी को मैं यहाँ ठीक से इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट मींस दैट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड ड्यू टू ली चैटेरियर प्रिंसिपल। ली चैटेरियर प्रिंसिपल बच्चों, इस प्रिंसिपल को आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। और तो अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं 2 केस डिस्कस किया। फर्स्ट केस क्या मैंने बताया हूं? व्हेन डिसोल्यूशन इज व्हाट? डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। सेकंड इज व्हेन डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। केस नंबर 2 एक्सोथर्मिक मींस व्हाट? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बच्चों देखो यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया, सॉल्यूशन। एक्सोथर्मिक मींस यहाँ हीट निकलेगा, हीट रिलीज होगा। बच्चों ये फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग डिसोल्यूशन कह रहे हैं। बैकवर्ड रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं? इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या होगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे? बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने क्या लिखा? डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक। यहाँ डिसोल्यूशन आपका कैसा है? एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। एक्सोथर्मिक मींस इधर हीट रिलीज हो रहा है, हीट इधर रिलीज हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो बच्चों अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो हमारा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? बच्चों इधर हीट रिलीज हो रहा है, इधर हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जिधर हीट एब्जॉर्ब होगा उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस दैट द सॉल्युटी ऑफ सॉलिड, बच्चों यहाँ सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, इट मींस दैट द सॉल्युटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीजेस। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा तो सॉल्युटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो हम लोग सेम इसी सेंटेंस का यहाँ यूज करेंगे। क्या हम लोग लिखेंगे? इवन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन reaction moves towards backward direction. It means that solute particle escapes from solution. As a result, solubility decreases. यहाँ बच्चों सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, यहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर डिसोल्यूशन मेरा एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और अगर हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा उस केस में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी
लिक्विड में क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाएगा। ऐसे कौन कौन से सॉलिड होते हैं इस कैटेगरी में, कौन कौन से बच्चों एग्जाम्पल आ जाएगा? जैसे आपने लाइम चुना, CO कैल्शियम ऑक्साइड का नाम सुना होगा, CaO, पिक लाइम, इसका बच्चा बेस्ट एग्जाम्पल है पिक लाइम। क्या बच्चों आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, इसको मिटाकर। बच्चों इस कैटेगरी का बेस्ट एग्जाम्पल है पिक लाइम। चूना को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालोगे तो ऑलरेडी रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज, पानी आपका गर्म हो जाएगा। उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्वेंट में डिक्रीज कर जाएगा। बिकॉज ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल क्या है, यहां पर डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्म के केस में याद रखना है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर हमारा डिसोल्यूशन इंडोथर्मिक होगा तो उस केस में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में बढ़ जाएगी। दो कैटेगरी के सॉल्यूट आपके सामने आ गया, दो कैटेगरी के सॉल्यूट। एक आपका आ गया नमक हो गया, चीनी हो गया। इसके नमक चीनी को पानी में डालते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा कैटेगरी का सॉलिड कौन हो गया आपका, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अगर आप पानी में डालोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर? तो शायद आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कौन सा टॉपिक, सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखेंगे और मैं उसको सॉल्व करूंगा, उसको बताऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।